हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राहुल क्लासेस बांका में। चलिए आज फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज आपके सामने उपलब्ध है, आपके सामने उपस्थित है। और आज फिर से हम लोग परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे और अपनी परीक्षा को औकात दिखाएंगे कि तुम कहाँ तक हो। हम उतना पढ़ेंगे भाई साहब, उतना पढ़ेंगे कि परीक्षा खुद आकर के बोलेगी भाई साहब तू बना ले इसको, तू बना ले भाई साहब इसको छोड़ दे, तू बना ले। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके सामने हर दिन आपके सामने 9 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर्स की। संडे को नहीं आएगी, संडे को छोड़ करके आपके पास सप्ताह में 6 दिन आपके पास 9 बजे की वीडियो होगी और संडे को किसी अन्य टॉपिक पर आपके पास वीडियो आएगी। संडे को अन्य टॉपिक पर वीडियो आएगी और ये डेली करंट अफेयर्स आपके पास संडे को छोड़ करके हर दिन आपके पास उपलब्ध होगी। सुबह के 9 बजे आप लोग सभी तैयार रहिएगा। 9 बजे आपके सामने ये करंट अफेयर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगी, आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज का पहला सवाल है कि कौन सा संस्थान तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है? HPI जारी करता है। तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है आपका, ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। और समझिए इस बात को कि रिजर्व बैंक करता क्या है कि रिजर्व बैंक 10 प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त जो लेन देन होता है उसके स्तर के आंकड़ों के आधार पर एक क्या करेगा, एक त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक जारी करता है, जिसको आप HPI बोल सकते हैं। और अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में ये सब जो शहर हैं ये शहर शामिल हैं। और RBI के आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स, जिसको कि आप HPI बोलते हैं, में जो वृद्धि हुई थी पिछले साल के 2.8% के मुकाबले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में धीमी होकर कितने फीसदी पर आ गई है? 2% पर आ गई है। और HPI की जो वृद्धि है वो 8.8% अहमदाबाद के विस्तार से लेकर के -5.1% चेन्नई के संकुचन तक चला गया है, रह चुका है। तो कौन सा संस्थान तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है? HPI कौन जारी करता है? अगर आपसे पूछ दे कि HPI कौन जारी करता है तो इसका सीधा सवाल का आंसर आपको देना है कि इसको जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। आज का आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हाल ही में खबरों में रहा सुपर टेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? सुपर टेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? इसका आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से आपका ये मामला जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा में जो सुपर टेक बना हुआ है ये एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में ये बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ पे बना है? नोएडा में बना है। और कोर्ट ने ये भी कह दिया था उस समय कि जिला अधिकारियों के साथ जो समझौता होगा उस समझौते में भवन मापदंडों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के भीतर उस टावर को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। उसको तोड़ना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भाई साहब हैं योगी आदित्यनाथ भाई साहब जो हैं, उन्होंने अवैध ट्विन टावर मामले में जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं और हम इसकर कार्यवाही करेंगे। जितने भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं सबको हम इसमें क्या करेंगे? समेट करके भगा देंगे। मतलब ये कि उस पर जांच आयोग बैठा देंगे। मुख्यमंत्री ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए भी कहा है। अभी कहा है, देखिए क्या होता है। ठीक है, खबरों में आ गई, सुर्खियों में आ गई। बाकी बातें आपको इतनी ही याद रखनी है कि जो सुपर टेक ट्विन टावर मामला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको इतना ही याद रखना है, सुपर ट्विन टावर मामला। अभी आप टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, समाचारों में भी वही है, सुर्खियों में भी वही है, अखबारों में भी वही है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो मरियप्पन थंगावेलु हैं और शरद कुमार हैं किस खेल से जुड़े हैं?
सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उसके लिए जो ओलंपिक होते हैं, जो उस ओलंपिक में भाग लेते हैं, वो होता है पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार। अगर पूछ दिया जाए तो ये आपको बताना है, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार खेल रहे थे इसमें। तो बताइए कि किस खेल से जुड़े हुए हैं शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु। तो मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार दोनों हाई जंप से संबंधित हैं। कौन से जंप से? हाई जंप से। उठ करके मारेंगे, ये हो गया हाई जंप, कूदेंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये हाई जंप से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ये दोनों जो हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में दोनों ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। यानी मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीते और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीते, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक चल रहा था वर्तमान में। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था और इस प्रदर्शन के साथ इवेंट में भारत की संख्या 10 हो गई और यह पहली बार है जब देश ने पैरा ओलंपिक खेलों में दोहरे अंक को छुआ है। भारत ने 1968 के संस्करण से 2016 तक कुल 12 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने टेक कंपनियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए मजबूर करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? किस देश ने टेक कंपनियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए मजबूर करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? भाई साहब कौन सा देश है? वो है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियाई सांसदों ने, दक्षिण कोरिया के जो सांसद हैं वहाँ के सांसदों ने गूगल और एप्पल जैसे तकनीकी दिग्गजों को अपने ऐप स्टोर पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए मजबूर करने के लिए दुनिया का एक पहला कानून बना दिया है, पारित कर दिया है उसको। देश के प्राथमिक दूरसंचार कानून, जो दूरसंचार व्यापार अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। कानून डेवलपर्स को तकनीकी दिग्गजों के मालिकाना जो भुगतान प्रणाली है उनको बाईपास करने की जो अनुमति देगा और यह आकार देने में जो मदद कर सकता है कि फर्म कैसे शुल्क जमा करता है और डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं पर सख्ती का प्रयोग करती है। ये कानून किस देश ने लागू कर दिया है, किस देश ने पारित कर दिया है? ये है दक्षिण कोरिया ने। टेक कंपनियों को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए कानून बना दिया है, उनको मजबूर करने के लिए उनको कानून बना दिया है कि भाई तुम्हें वैकल्पिक भुगतान प्रणाली जो है उसकी पेशकश करने के लिए ये कानून तुम्हें मानना पड़ेगा। ये दक्षिण कोरियाई भाई साहब का आदेश है। अगले प्रश्न पर अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित हमारा प्रश्न है। वो है डेल स्टेन भाई साहब। जो डेल स्टेन भाई साहब हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप बताइए जो डेल स्टेन है ये किस देश से संबंधित हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं डेल स्टेन? तो ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं डेल स्टेन और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और 16 साल के कैरियर के बाद इन्होंने क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। स्टेन ने पिछले साल जो क्रिकेट मैच खेला था 439 विकेट लेकर के अफ्रीका के सबसे ज़्यादा तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में संन्यास लिया था और गेंदबाज के नाम आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड में रखा गया और उनके पास सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। और 17 दिसंबर 2004 को प्रोटियाज के लिए पदार्पण करने के बाद से स्टेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट खेले, 125 100 दिवसीय मैच खेले और 47 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा? जैसा कि हमारे पोस्टर में आप देख लिए होंगे स्टैटिक्स जीके विथ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के साथ जो जीके आती है वो करंट अफेयर्स और उसके बाद जो स्टैटिक्स जीके आपके लिए आएगी वो भी उसमें सम्मिलित कर दिया हूँ। आज से आपके लिए उसमें स्टैटिक्स जीके मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन इतिहास से है आपका। समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा? आपके पास इसका
ऑप्शन भी है मेरे पास, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, ऐसे मैं बोल भी देता हूँ। मौर्य, गुप्त वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। आप समझ सकते हैं कि किस शासक थे, वो थे मौर्य शासक। तो मौर्य सम्राट जो बिंदुसार थे, मौर्य सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के थे। तो मौर्य सम्राट जो बिंदुसार थे, उन्होंने सीरिया के जो यूनानी शासक थे एंटियोकस प्रथम, कौन थे, एंटियोकस प्रथम, उसके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, दोनों दोस्ती वाले संबंध थे। और दीमाचोस एक सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य सम्राट अशोक महान अपने शिलालेख में, जो उनका 13वां शिलालेख था, उसमें 5 यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है, जिसमें कि सीरिया के एंटियोकस का उल्लेख है, एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है, मिस्र के टॉलमी द्वितीय का उल्लेख है, मैसिडोनिया के एंटीगोनस का उल्लेख है, सीरीना के मैगस का उल्लेख है और एपीरस के सिकंदर का भी उल्लेख है। और उन्होंने उन सभी के पास मिशनरियों को भेजा था। इससे पता चलता है कि मौर्य वंश ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा था। किसने बनाए रखा था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसने बनाए रखा था, मौर्य साम्राज्य ने। किसने, मौर्य राजवंश ने इसको बनाए रखा था। अगला सवाल है आपका, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, आप नोट करके रखिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में बना, श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में बना। श्वेतांबर और दिगंबर आपने नाम सुना होगा, ये किसके नेतृत्व में बना, ये बना स्थलबाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय बना। स्थलबाहु जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित है। ये जैन धर्म का है श्वेतांबर और दिगंबर, ये समझिएगा। जो स्थलबाहु है जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। तो स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय का गठन हुआ और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा कि जो श्वेतांबर संप्रदाय हैं वो स्थलबाहु के नेतृत्व में बना था और जो दिगंबर संप्रदाय हैं वो किसके, भद्रबाहु के नेतृत्व में बना था। अगला हमारा प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के रख लीजिए आप कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट अगर आपसे पूछ ले किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। किन्होंने, बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की। कादंबरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की, ये याद रखिएगा। और हर्षचरित्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है जो हर्ष के शासन काल के पहले भाग की घटनाओं का वर्णन करता है। हर्षचरित्र किसके शासनकाल का, हर्ष के शासनकाल का। हर्षचरित्र उसका शासनकाल का वर्णन करता है, हर्षचरित्र। लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। हमारा अगला सवाल है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था, ये सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल तो इसमें बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे, तो चालुक्य वंश के राजा थे। कौन से वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। और हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने हराया था। चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और बादामी की जो चालुक्य राजधानी थी उस पर जो शासन करने वाले पुलकेशिन थे, उन्होंने हर्ष की विजय को चुनौती दे दी थी। और पूर्व ने खुद को दक्षिण के भगवान सर्वोपरि के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था, जैसा कि उत्तर के राजा हर्ष के पास था। तो दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को बर्दाश्त जो करने के लिए जो क्षमता थी वो उसके लिए वो तैयार नहीं थे। हर्ष ने कन्नौज से एक बड़ी ताकत के साथ कूच किया था और नर्मदा के दर्रे की रक्षा करने के लिए पुलकेशिन की दक्षता ऐसी थी कि हर्ष को नदी को सीमांकन के रूप में स्वीकार करने और अपने हाथी बल का एक बड़ा हिस्सा खोने के बाद युद्ध के मैदान से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे, तो चालुक्य वंश के राजा थे। अगर आपसे अगला सवाल पूछा जाए तो वो है, अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे
मंदिर की पंचायतन शैली के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में जाना जाता है। आजकल आपके पास सवाल आते हैं, ये मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, वो मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो ये उसी तरह से ये सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये बचा हुआ है, ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे मंदिर की पंचायतन शैली की सबसे पुराने उदाहरण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, दूसरा है पथरी में मंदिर, तीसरा है भुवनेश्वर में शत्रुघ्नेश्वर मंदिर और चौथा है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर। इसका सही आंसर है आपका कि देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो इसका उदाहरण है। पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है देवगढ़ में दशावतार मंदिर। किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में। ध्यान रखेंगे, जो दशावतार मंदिर है या विष्णु मंदिर है, इसको देवगढ़ में गुप्त मंदिर भी कहा जाता है और यह गुप्त काल 320 से 600 ईस्वी में बनाया गया था और पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया था कि यह उत्तर भारत में सबसे पहले जो ज्ञात पंचायतन मंदिर है। एक हिंदू मंदिर एक पंचायतन है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जब एक मेन मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उस तरह की शैली को बोला जाता है पंचायतन शैली। और ये 320 BC से 600 BC के बीच में ये बनाया गया था। कौन सा? ये देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर था, इसको किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। तो ये सारे आज के आपके स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए। आप सभी 9 बजे हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, 9 बजे हमारी वीडियो को देखिए। हर सुबह आपको 9 बजे मैं मिलूँगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, आपके यूट्यूब के स्क्रीन पर। आप सभी मुझे सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को समय देने के लिए आप सभी का आभार। आप सभी मुझे अच्छा समय देते हैं, अच्छे से वीडियो को देते हैं, अच्छे से वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप सभी का आभार। नमस्कार, बाय।